This is positive part, this is negative part. Positive part is anode, negative part is cathode. इलेक्ट्रोलाइट हमने सपोज ले लिया AB. इलेक्ट्रोलाइट हमेशा या तो किस फॉर्म में होना चाहिए, मोल्टन और फ्यूज्ड फॉर्म में, मोल्टन या फ्यूज्ड फॉर्म में, या किस में होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन में. और एनोड पर हमेशा कौन पहुंचेगा, एनायन. कैथोड पर हमेशा कौन पहुंचेगा, कैटायन. कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड. लेकिन दोनों की जो डेस्टिनी है वो यही है कि वो इलेक्ट्रोड्स पे जाके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. तो इलेक्ट्रोड्स का फंक्शन हमें समझ में आना चाहिए कि दे न्यूट्रलाइज और दे डिस्चार्ज आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. क्या कर देते हैं वो, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को डिस्चार्ज कर देते हैं. इलेक्ट्रोड्स डिस्चार्ज और न्यूट्रलाइज, इलेक्ट्रोड्स डिस्चार्ज और न्यूट्रलाइज आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोड्स डिस्चार्ज और न्यूट्रलाइज आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. अब कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ेंगे तो उसमें ये दो बातें हमेशा हमें पढ़नी है कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है. एनोड पे जा रहा है एनायन, कैथोड पे जा रहा है कैटायन. ठीक है, कैटायन भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एनायन भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा. राजदीप जी जल्दी बनाओ यार, है ना, अपने को बहुत सजा के नहीं बनाना है, अपने को साइंस समझनी है, आर्ट नहीं समझनी. कुछ सेमिनार्स होते हैं, मैं कभी कभी पेपर में ऐड देखता रहता हूं. कोई आता है बोलता है साइंस ऑफ सक्सेस इन IIT JEE, कोई बोलता है आर्ट ऑफ सक्सेस इन IIT JEE. तो जो बोलता है आर्ट ऑफ सक्सेस उसमें मैं थोड़ा सा बिलीव कम करता हूं. जो बोलता है साइंस ऑफ सक्सेस वो समझ में आता है मेरे. साइंस अपने को देखनी है, इसमें कोई अपने को आर्ट नहीं देखनी. मुझे जो समझाना है वो ये, जल्दी से रिएक्शंस लिख लो. एट एनोड B नेगेटिव माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स B न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म. कैथोड पे A पॉजिटिव प्लस E गिव्स A इन न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म. यहां पे इलेक्ट्रॉन मिल क्यों रहा है, क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रॉन रिच है. और यहां से इलेक्ट्रॉन लिया क्यों जा रहा है, क्योंकि एनोड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि वो एक्सटर्नल सोर्स के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा हुआ है. ठीक है ना. काम की बात जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि A पहले प्लस था, कैटायन था, A पॉजिटिव था, और कैथोड पे जाने के बाद वो डिस्चार्ज हो गया या न्यूट्रलाइज हो गया. अब हम कहते हैं, समझना आप जरा, कि अगर चार्ज पॉजिटिव से किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, और जीरो से किस तरफ आ रहा है, नेगेटिव की तरफ, तो क्या ये लॉस ऑफ आयन कहलाएगा. पॉजिटिव से जीरो या जीरो से नेगेटिव, या ज्यादा पॉजिटिव से कम पॉजिटिव. ठीक है, ये पूरी प्रोसेस जो है ये क्या कहलाएगी, लॉस ऑफ आयन. और अगर कोई चीज नेगेटिव चार्ज से किस तरफ मूव कर रही है, जीरो की तरफ, या जीरो से किस तरफ मूव कर रही है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, गेन ऑफ आयन. दूसरी बात, लॉस ऑफ आयन हमेशा क्या कहलाता है, रिडक्शन. लॉस ऑफ आयन इज ऑलवेज रिडक्शन, गेन ऑफ आयन इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन. तो पहले तो मार्जिन के ऊपर इतना सा बॉक्स बना के लिख लो कि पॉजिटिव से जीरो की तरफ जाना और जीरो से नेगेटिव की तरफ आना. दीज प्रोसेसेस आर ऑलवेज टर्म्ड एज लॉस ऑफ आयन. इफ अ स्पीशी मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, if a species move from positive to negative charge, that is termed as loss of ion. If a species move from positive to negative charge, that is termed as loss of ion. And loss of ion is always reduction. And loss of ion is always reduction. इसको बहुत वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तुम्हें याद रहना चाहिए. पॉजिटिव से किधर, जीरो, जीरो से किधर, नेगेटिव, तो क्या कहलाएगा, लॉस ऑफ आयन. वैसे भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना हमेशा लॉस होता है और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना हमेशा गेन होता है. लेकिन आयन वर्ड याद रहना चाहिए इसमें,
कि पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव की तरफ जाना क्या कहलाएगा? लॉस ऑफ आयन, एंड लॉस ऑफ आयन इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। पॉजिटिव से नेगेटिव से जीरो या जीरो से पॉजिटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना क्या कहलाएगा? हमेशा गेन ऑफ आयन, और गेन ऑफ आयन हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब जरा देखना, कैथोड पे पॉजिटिव था, कैटायन पॉजिटिव था, जैसे ही वो कैथोड पे आया तो उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्योंकि कैथोड कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिला तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज हो गया तो चार्ज क्या हो गया? जीरो। पॉजिटिव से क्या हो गया? जीरो। पॉजिटिव से अगर ये जीरो हो गया है तो ये लॉस ऑफ आयन है कि गेन ऑफ आयन? लॉस ऑफ आयन। और लॉस ऑफ आयन अगर ये है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिडक्शन। मतलब आज से ये कनेक्शन हमेशा याद रखना कि कैथोड वो जगह है जहां पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। तो लिख लें, कैथोड जहां पे रिएक्शन लिखी है तुमने कि एज positive charge decreases on cathode, as positive charge decreases on cathode, it shows reduction. Positive charge decreases on cathode, it shows reduction. So cathode is a place, where reduction occurs. इस पूरे पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, कैथोड इज अ प्लेस वेयर रिडक्शन occurs. कभी भी तुमसे कैथोड डिफाइन करने के लिए कोई बोले, अपन लिख तो रहे कि एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, लेकिन तुमसे कोई कैथोड को डिफाइन करने के लिए बोले तो कभी ये मत लिखना, कभी ये मत बोलना कि कैथोड नेगेटिव और एनोड क्या? पॉजिटिव। तुम्हें कंसेप्ट क्या याद रखना है कि कैथोड वो जगह है जहां पे क्या होता है? रिडक्शन। ये डेफिनेशन बोलना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से डिफाइन मत करना कैथोड को। कैथोड हमेशा वो जगह है जहां क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड इज अ प्लेस वेयर रिडक्शन अकर्स। ठीक है। दूसरी बात, ये नेगेटिव था, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया गया तो ये भी न्यूट्रलाइज हो गया। नेगेटिव से कहां गया? ये जीरो। नेगेटिव से अगर जीरो की तरफ आ रहा है कोई स्पीशी तो वो क्या कहलाएगा? गेन ऑफ आयन। और अगर गेन ऑफ आयन है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। तो आज से एनोड वो जगह हो गई जहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो लिख ले, एनोड इज अ प्लेस वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। एनोड इज अ प्लेस वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। एनोड इज अ प्लेस वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। तो कैथोड वो जगह है जहां रिडक्शन होगा और एनोड वो जगह है जहां पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो पहली दो बातें इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, एनोड और कैथोड। कैथोड इज अ प्लेस वेयर रिडक्शन अकर्स एंड एनोड इज अ प्लेस वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। ठीक है। अब ए बी तो हमने एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट लिया था। अगर हम सपोज लेते हैं NaCl, ठीक है, सपोज मैं लेता हूं MgCl2, सपोज मैं लेता हूं AlCl3, क्या ये एक सॉल्ट है? क्या ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर सकता है? सॉलिड फॉर्म में? नहीं। मोल्टन फॉर्म में या फ्यूज फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में? क्या MgCl2 एक सॉल्ट है? क्या AlCl3 एक सॉल्ट है? क्यों सॉल्ट है? ऐसे कैसे बताओगे? मोहित तेरा नाम है? मोहित, ये NaCl को सॉल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सॉल्ट है इसलिए? इसलिए सॉल्ट बोलते हैं? अच्छा, अगर मैं तेरे से पूछूं कि CCl4 है, इसमें 4 Cl पे कितना चार्ज? 4 नेगेटिव, तो इस पार्ट में कितना चार्ज हो जाएगा? 4 पॉजिटिव। क्या सॉल्ट हो गया ये? कितने लोग कहते हैं CCl4 एक सॉल्ट है? कोई नहीं कह रहा यार, आई एम वेरी सॉरी टू से, नोबडी इज विद यू। कितने लोग कहते हैं कि CCl4 सॉल्ट नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं। रीजन मालूम है उनको? रीजन बताना पड़ेगा। CCl4 सॉल्ट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसमें। कैसे मालूम कोवेलेंट बॉन्डिंग है? अरे कार्बन कौन है? तू फर्स्ट कैसे आ गया टेस्ट में? अपने को कंसेप्ट से जीतना है ना, किताबें रट रट के नहीं जीतना। फर्स्ट आना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे टेस्ट में तू रट के फर्स्ट आ सकता है, IIT में नहीं आ सकता। कंसेप्ट से जीतना है। तू ही लिख ले सबसे पहले तो अकेले कि CCl4। बाकी लोग भी एक स्टेटमेंट तो लिख लें कि नॉन मेटल्स ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। नॉन मेटल्स ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। नॉन मेटल्स always form covalent compounds.
so they cannot behave as salts. So they cannot behave as salts. So they cannot behave as salts or as electrolytes or as electrolytes. कभी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल ना तो किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्ट की तरह, ना किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह. मतलब इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ कौन हो सकते हैं, सॉल्ट. ठीक है, ये मैं इसलिए इस पे इतना इंसिस्ट कर रहा हूं. अपन ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है, कोएगुलेशन पढ़ा था. कोएगुलेशन में अपन ने हार्डी-शुल्ज रूल पढ़ा था. हार्डी-शुल्ज रूल में अपन कहते हैं कि उस इलेक्ट्रोलाइट की पावर कोएगुलेट करने की सबसे ज्यादा होती है जिसमें चार्ज सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, अगर मेरे पास FeOH होल थ्राइस का कोलाइडल सोल्यूशन है तो ये बोल पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज, भूल गया कि FeOH होल थ्राइस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड. और अगर मेरे पास AS2S3 है आर्सेनिक सल्फाइड तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है. अब मुझे अगर AS2S3 को क्या करना है, कोएगुलेट करना है. ठीक है, तो तुमसे अगर पूछ रहे कि AS2S3 को कोएगुलेट करने के लिए सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, तो पहले तुम्हें दे दिया सपोज क्या, NaCl, ए ऑप्शन. बी ऑप्शन दे दिया तुम्हें सपोज क्या, MgCl2. थर्ड ऑप्शन दे दिया तुम्हें सपोज क्या, AlCl3. और फोर्थ ऑप्शन दे दिया तुम्हें क्या, CCl4. और एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, सिवाय सिर्फ फर्क यह था कि MgCl2 की जगह ZnCl2 दिया था, बाकी सारे ऑप्शन यही थे. क्वेश्चन यही था, लास्ट टू लास्ट ईयर IIT का पेपर देखना. अब अगर ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है तो इसके लिए एक्टिव आयन कौन होगा, पॉजिटिव पार्ट. Na पे कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव. Mg पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव. Al पे कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव. तो C पे तुम्हारे हिसाब से क्या चार्ज हो जाएगा, 4 पॉजिटिव. तो तुम क्या आंसर लगा के आ जाओगे, CCl4, जबकि आंसर क्या है, तो ये गलत हो जाएगा ना. तो रटने से काम नहीं चलेगा. घबरा क्यों रहा है भैया, घबराना क्या है. घबराहट में अगर क्वेश्चन गलत होता है तो फिर घबराना अपन अफोर्ड नहीं कर सकते भैया. कहने का मतलब यह है कि NaCl, MgCl2 और AlCl3 तीनों सॉल्ट है, तीनों इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कंपाउंड मेटल का है, ये भी कंपाउंड मेटल का है, ये भी कंपाउंड मेटल का है. मेटल के कंपाउंड हमेशा आयनिक होते हैं और आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉल्ट कहलाते हैं. कंसेप्ट बस इतना सा है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, सॉल्ट. कोवेलेंट कंपाउंड्स कभी सॉल्ट नहीं होते, ना वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर सकते हैं. ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है. मेरा क्वेश्चन ये है कि NaCl भी सॉल्ट है, MgCl2 भी सॉल्ट है और AlCl3 भी सॉल्ट है. इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, NaCl कि MgCl2 कि AlCl3. हाँ, NaCl सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. क्यों, रीजन, S ग्रुप का मेटल है, Mg भी S ग्रुप का मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल है. Mg स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है. स्ट्रॉन्ग कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं मेटल की, यस, सीधी बात, केमिस्ट्री की बात करें भैया, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल क्या, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज. तो कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो आयंस फॉर्मेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. और आयन फॉर्मेशन अगर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलिटिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो NaCl, MgCl2, AlCl3 इसमें सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन है. तो मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं एक्चुअली कि जब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट, देन वी नीड टू सी विच इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट एंड विच आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, तो हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोलाइट्स. अब अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किस पे, इलेक्ट्रोलाइट्स पे. 3 पार्ट है, बैटरी पे बात करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोड्स पे बात करने की जरूरत है और इलेक्ट्रोलाइट्स पे बात करने की जरूरत है. तो इलेक्ट्रोलाइट्स हेडिंग डाली अपन ने. इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे पहले 2 बातें, इलेक्ट्रोलाइट्स. पहले कौन इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरे कौन इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, तो इसमें कहीं पे भी बात तो करनी नहीं है कोवेलेंट कंपाउंड्स की. प्योरली कोवेलेंट जो है, हाईली कोवेलेंट है, उनकी बात तो नहीं कर सकते. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में पहला कंसेप्ट लिखो, कंसेप्ट नंबर 1, all strong acids
all strong acids and all strong base, all strong acids comma all strong bases, all strong acids comma all strong bases and all strong salts, and all strong salts are strong electrolytes. All strong acids, all strong bases and all strong salts are strong electrolytes. जितने strong salt है वो, जितने strong acid है वो, और जितने strong base है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें तीन चीजें देखनी है। एक तो एसिड अगर स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रोलाइट भी कैसा होगा? स्ट्रांग। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या कहलाएगा? स्ट्रांग। अगर सॉल्ट स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या कहलाएगा? स्ट्रांग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन बात कर लें किसकी? सॉल्ट्स की। ठीक है, सॉल्ट्स में पहला कंसेप्ट कि सॉल्ट्स ऑफ S block metals, salts of S block metals are stronger electrolytes. Salts of S block metals are stronger electrolytes, are stronger electrolytes than D block metals. Salts of S block metals are stronger electrolytes than डी ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल लिख लें कि MgCl2 विल बी स्ट्रॉन्गर देन ZnCl2। MgCl2 कभी भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा किससे? ZnCl2 से। ZnCl2 भी इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ किससे कम रहेगी? MgCl2 से। क्यों? क्योंकि Mg किसका मेटल है? S ब्लॉक का, और Zn किसका मेटल है? डी ब्लॉक का। तो पहली बात तो S और अगर D में कंपेयर करना हो तो S ब्लॉक का मेटल ज्यादा आयनिक कंपाउंड बनाता है, इसलिए वो जल्दी टूटता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। डी ब्लॉक का मेटल कम आयनिक कंपाउंड बनाता है, कम आयनिक कंपाउंड बनाता है तो डिसोसिएट भी कम होता है, डिसोसिएट कम होता है तो उसका इलेक्ट्रोलिटिक नेचर भी क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रोलिटिक नेचर मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी कंबाइन कंडक्ट करनी है। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी? जब आयंस फ्लो करेंगे। आयंस कब फ्लो करेंगे? जब डिसोसिएट होगा कंपाउंड। डिसोसिएट वाटर में ज्यादा कब होगा? जब वो ज्यादा आयनिक होगा। ज्यादा आयनिक कब होगा? जब उसमें एलिमेंट ज्यादा मेटेलिक होगा। ज्यादा मेटेलिक कौन से ब्लॉक के एलिमेंट? एस ब्लॉक के। और कम कौन? डी ब्लॉक के। इसलिए डी ब्लॉक का कंपाउंड हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा किसके? एस ब्लॉक के कंपाउंड से। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि डाउन द ग्रुप metallic character of elements increases. Down the group metallic character of elements increases and hence their ionic character, and hence ionic character of their compounds increases, and hence ionic character of their compounds, and hence ionic character of their compounds increases. एग्जाम्पल क्या है? NaCl सपोज हमारे पास है, सपोज हमारे पास है KCl, सपोज हमारे पास है RbCl, और सपोज हमारे पास है क्या? CHCl, या CHCl की बजाय यहां पे ऊपर ले लेता हूं क्या? LiCl। ठीक है, अब इसमें क्या है? LiCl, सबसे ऊपर Li रखा हुआ है, फिर Na रखा हुआ है, फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है, फिर K रखा हुआ है, और फिर कौन रखा हुआ है? Rb। सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा? Rb। तो सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड भी कौन बनाएगा? Rb। तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस भी कौन शो करेगा? Rb। इसलिए ये क्या होगा? मोस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मोस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम कहां पे? लेफ्ट में। ठीक है, और एक्सट्रीम लेफ्ट में तो सबसे अच्छे मेटल रहते ही हैं, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में भी है, और फर्स्ट ग्रुप में Rb कहां है इन चारों ऑप्शन में? सबसे नीचे। तो नीचे आने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, मतलब उसके कंपाउंड का क्या बढ़ता है? आयनिक नेचर। आयनिक नेचर अगर ज्यादा होगा तो डिसोसिएशन भी
ज्यादा होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रोलिटिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। तो LiCl से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कौन होगा? NaCl, उससे ज्यादा KCl और उससे ज्यादा कौन? RbCl। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में कहा लेफ्ट टू राइट मूव करें। लेफ्ट टू राइट में लिखें, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, on moving left to right in periodic table, metallic character of elements decreases. Metallic character of elements, metallic character of elements decreases, and hence ionic nature of their compounds, and hence ionic nature of their compounds, and so electrolytic nature, and so electrolytic nature। लेफ्ट टू राइट क्या होता जाएगा? एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, तो उसके आयनिक नेचर, उसके कंपाउंड का क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कम होता जाएगा तो उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा? कम होगा, और उसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? कम। जैसे Na के साइड में कौन रखा है? Mg, फिर कौन है? Al, फिर कौन है? सिलिकॉन, फिर कौन है? फास्फोरस, फिर कौन है? सल्फर, फिर कौन है? क्लोरीन। NaCl आयनिक है, MgCl2 आयनिक है, AlCl3 आयनिक है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? NaCl, उससे कम MgCl2, उससे कम AlCl3। अब यहां तक Al तक तो चल रहा है कैसा कैरेक्टर एलिमेंट्स का? मेटेलिक। सिलिकॉन सेमी मेटल होता है, सेमी कंडक्टर होता है, तो SiCl4 जो है उसका क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और PCl5 अगर हमारे पास है तो PCl5 प्योरली क्या हो जाएगा? कोवेलेंट। तो ये क्या कभी इलेक्ट्रोलाइट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्या SiCl4 इलेक्ट्रोलाइट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोलिटिक कैरेक्टर जो है कंपाउंड्स का, वो कम होता जाएगा, और टॉप टू बॉटम क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक स्ट्रेंथ अगर अपने को कंपेयर करनी है कभी भी, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट हमेशा क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो एक ऐसा ये भी बना लेना, इलेक्ट्रोलिटिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। ऐसे का ऐसा यही बना लेना, इलेक्ट्रोलिटिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोलिटिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी। ये किन की बात चल रही है? सॉल्ट्स की। किसकी बात चल रही है? सॉल्ट्स की। ठीक है, तो AlCl3 एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है कि बेकार? बेकार। और NaCl अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl से भी अच्छा कौन है? KCl। मतलब जब हम कंडक्टेंस मेजर करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कंडक्टेंस भी मेजर करेंगे, तो KCl का कंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एनीवे लेफ्ट टू राइट कंडक्टेंस हमेशा क्या होगा? कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम होगी। ये बात की किसकी? सॉलिड्स, सॉरी सॉल्ट्स की। दूसरा हेडिंग डालो एसिड्स। एसिड्स में कैसे पहचानेंगे ये देखना। एसिड्स, एसिड्स में कंसेप्ट क्या लिखा है कि ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड ऑल स्ट्रॉन्ग बेसेस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड अगर दिखता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा। और अगर हमें वीक दिखता है एसिड तो वो इलेक्ट्रोलाइट भी कैसा माना जाएगा? वीक माना जाएगा। अगर मैं एसिड में तुमसे पूछूं कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक? स्ट्रॉन्ग है। H2SO4 कैसा है? HCl से स्ट्रॉन्ग है कि HCl से वीक है? HCl से वीक है। कैसे पता करते हैं? H2SO4 तो डरते हैं अपन H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से 6/7 में डरा देते हैं अपने को, इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्या? कि कोई लॉजिक भी है उसके पीछे? क्या ये दोनों सेम टाइप के एसिड है कि अपन दो अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं इनको? दो अलग टाइप के हैं। कौन से दो टाइप के एसिड्स हैं ये अगर अलग हैं तो? HCl इज कॉल्ड, हाँ, HCl is called
hydra acid, whereas H2SO4 is called oxy acid. सबसे पहले तो यही लिख लो। तुम अजीबो गरीब बातें बताते हो तो मुझे टेंशन हो जाती है। HCl कौन है? हाइड्रा एसिड, एंड H2SO4 इज ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड में क्या फर्क है लिख लेना कि इन हाइड्रा एसिड्स हाइड्रोजन इज अटैच्ड डायरेक्टली टू सेंट्रल एटम. In hydra acids, hydrogen is attached directly to central atom. Hydrogen is attached directly to central atom. Whereas in oxy acids, hydrogen is attached to oxygen. Hydrogen is attached to oxygen rather than the central atom. Hydrogen is attached to oxygen rather than the central atom. Rather than the central atom. H2SO4 का स्ट्रक्चर अपन ने पहले भी बनाया था. क्या ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है? इसमें H किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो मैं इसको कैसा बॉन्ड बोलूंगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. अब सबसे पहले तो मैंने तुमसे ये बोला कि इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? सॉल्ट्स. और फिर मैंने तुमसे बोला कि सॉल्ट्स कौन होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स. मतलब जो जितना ज्यादा आयनिक होगा वो उतना अच्छा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा. लेकिन अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं एसिड में, तो मैं पहला ही एग्जांपल किस मॉलिक्यूल का ले रहा हूं? कोवेलेंट का. और कोवेलेंट है मतलब ये सॉल्ट तो नहीं है. नहीं है तो ये आयनिक तो नहीं है. कोवेलेंट है तो आयनिक तो नहीं है, और आयनिक नहीं है तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए. लेकिन मैं एग्जांपल ही किससे लेना शुरू किया? HCl से, जो कि एक कैसा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दो नॉन मेटल से बना है. H2SO4 H नॉन मेटल है, S नॉन मेटल है, O भी कौन है? नॉन मेटल है. तो नॉन मेटल के कंपाउंड हमेशा कैसे होते हैं? कोवेलेंट. लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल दे रहा हूं, ये कंपेयर करवा रहा हूं कि HCl स्ट्रांग है कि वीक एसिड है, H2SO4 स्ट्रांग एसिड है कि वीक एसिड है. मतलब मैं इसका एग्जांपल किस में लेना चाह रहा हूं? इलेक्ट्रोलाइट में लेना चाह रहा हूं. अब इलेक्ट्रोलाइट में मुझे आयंस चाहिए. आयंस मिलते हैं जनरली किस में? आयनिक कंपाउंड्स में. लेकिन मैं अब लेना किस में चाह रहा हूं? कोवेलेंट कंपाउंड में. तो इसलिए मुझे या तो क्या लेना पड़ेगा? एसिड, या क्या मुझे लेना पड़ेगा? बेस. क्यों? क्योंकि एसिड्स की डेफिनेशन हम जानते हैं कि ये वो चीजें हैं जो क्या देती हैं? H+ मतलब आयन देती है. अगर बेस है तो वो क्या देगा? OH नेगेटिव. नेगेटिव आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, मतलब आयन देगा. आयन देगा मतलब आयन में डिसोसिएट होगा. आयन में डिसोसिएट होगा मतलब वो क्या करेगा? कंडक्ट करेगा. और कंडक्ट करेगा तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा. ठीक है. अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन से अटैच्ड है. ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव. H पे चार्ज क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव. तो ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है. कैसा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो अगर अपन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स भी लेंगे तो उनमें कैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स लेने पड़ेंगे? जिनके पास कैसे बॉन्ड्स हो? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स. और दूसरी बात, HCl कभी भी गैसियस फॉर्म में कंडक्टर नहीं होगा. इसीलिए अपन ने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन में ही लिखा है कि किसमें या किसमें? सॉलिड हो तो मोल्टन फॉर्म में. HCl तो गैस होती है. अब गैस है तो हमने किस फॉर्म में ले लिया? एक्वस. तो एसिड वो नहीं होते हैं जो गैसियस फॉर्म में H+ देते हैं. एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देते हैं. मतलब अगर ये पोलर बॉन्ड है तो ये वाटर में डिसोसिएट हो सकता है, और वाटर में डिसोसिएट हो सकता है तो ये क्या दे सकता है? H+. और H+ दे सकता है मतलब हमें क्या मिल गया? आयन. आयन मिल गया मतलब हम इसको कहेंगे कि ये आयन इसमें है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है. तो HCl कौन है? हाइड्रा एसिड. H2SO4 कौन है? ऑक्सी एसिड. और अगर मैं तुमसे पूछूं थियोरेटिकली क्या कि यहां पे HCl स्ट्रांग होगा कि H2SO4, तो तुम थियोरेटिकली कभी डिफाइन नहीं कर सकते कि HCl स्ट्रांग होगा या H2SO4 स्ट्रांग होगा. वो तो तुम बायस्ड हो, क्योंकि तुम्हें पहले से कहीं से एक फीलिंग है कि H2SO4 क्या है?
स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए तुम कह रहे हो कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड को आप थ्योरेटिकली कभी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर तुम्हें दो हाइड्रा एसिड्स की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो मतलब तुम दोनों हाइड्रा एसिड ही ले सकते हो, एक हाइड्रा एसिड और एक ऑक्सी एसिड नहीं ले सकते। अगर तुम्हें एसिडिटी कंपेयर करनी है तो तुम ऑक्सी एसिड्स ही 4 लोगे तो उनकी क्या कंपेयर कर सकते हो, स्ट्रेंथ। अगर हाइड्रा एसिड ही 4 लोगे तो तुम उनकी क्या कंपेयर कर सकते हो, स्ट्रेंथ। लेकिन एक हाइड्रा एसिड और एक ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते। मैं तुम्हें HCl दे दूं और तुम्हें HNO3 दे दूं तो फर्क है ना, HNO3 एक कौन है, ऑक्सी एसिड। मैं तुम्हें HI दे दूं और HNO3 दे दूं, ये तो थोड़ा सा H2SO4 के बारे में तुम सुने हुए हो, ये थोड़ा सा फेमस एसिड है, पॉपुलर एसिड है, इसलिए तुमने तुरंत बोल दिया कि साहब H2SO4 स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो HCl से, लेकिन तुम कंपेयर नहीं कर सकते ऑन पेपर। तुम एक हाइड्रा एसिड को एक ऑक्सी एसिड से कंपेयर नहीं कर सकते, एक हाइड्रा एसिड को दूसरे हाइड्रा एसिड से कंपेयर कर सकते हो, एक ऑक्सी एसिड को दूसरे ऑक्सी एसिड से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन अगर पूछूं कि HCl और H2SO4 में कौन स्ट्रॉन्ग, तो तुम बोलो कि हमें नहीं मालूम, हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये दो अलग अलग टाइप के एसिड है, ठीक है। मैं अगर पूछूं कि HCl और HI में कौन स्ट्रॉन्ग, तब तुम कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, हाइड्रा एसिड्स हैं। बात आई समझ में। अब अपन एसिडिटी की बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और वीक एसिड्स। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस है तो वो इलेक्ट्रोलाइट भी कैसे कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग। अब मैंने लिया HCl और अब मैंने लिया क्या, H2SO4, और मैं एक तो सेट HCl और H2SO4 का लेता हूं और एक एसिड लेता हूं CH3COOH, एसिटिक एसिड। और अब मैं तुमसे पूछूं कि HCl और H2SO4 और CH3COOH इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, तो तुम क्या कंपेयर कर सकते हो, क्या तुम कंपेयर कर सकते हो, कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनमें कार्बन नहीं है, और ये ऑर्गेनिक एसिड है क्योंकि इसमें कार्बन है। तो एसिड का पहला कंसेप्ट लिखो क्या होता है कि इनऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड स्ट्रॉन्गर, इनऑर्गेनिक एसिड्स are always considered, inorganic acids are always considered stronger than organic acids, are always considered stronger than organic acids, ठीक है। तुम्हें दे दिया HCl और CH3COOH और तुमसे पूछ रहे हैं कि कौन अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, तो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन है, HCl, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर क्या है, एसिड। और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड, क्योंकि वो एक क्या है, वीक एसिड है। और हमें कैसे मालूम कि ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, क्योंकि हमारा पहला कंसेप्ट यही है कि इनऑर्गेनिक एसिड्स आर कंसीडर्ड स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। इसी में बी पॉइंट लिखो, एसिड में ही बी पॉइंट कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स all those compounds which have COOH group, inorganic compounds, all those compounds which have COOH group are considered stronger acids, are always considered stronger acids than those compounds which have OH group, ठीक है। थर्ड पॉइंट, in compounds which have OH group, in compounds which have OH group, phenol and its derivatives, phenol and its derivatives are considered stronger acids, than OH groups attached to
then OH group attached to aliphatic part, attached to aliphatic part, attached to aliphatic part. aliphatic कौन? जो एरोमेटिक नहीं हो. एरोमेटिक कौन? जिसमें बेंजीन रिंग हो. ऐसा एक जनरल हमारे पास काम है. अब अगर मेरे पास है C6H5COOH और मेरे पास है C6H5OH और अगर मेरे पास है C2H5OH और मुझे कंपेयर करना है कि इसमें सबसे एसिडिक कौन है, उससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है. तो सबसे पहले तो जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या है, COH है, और फॉर दैट मैटर मैं इसमें HCl भी ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं. तो तुमसे पूछें कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है इसमें, तो पहली बात तो ये इनऑर्गेनिक है, तो आंख बंद करके तुम्हें क्या लगा देना है, HCl. HCl से कम कौन है, ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में भी सबसे ज्यादा अगर करना है तो वो मॉलिक्यूल जिनके पास क्या है, COOH. ठीक है, तो उससे कम ये है. उसके बाद जिन मॉलिक्यूल्स में OH है उसमें अगर फिनॉल या उसके डेरिवेटिव है तो वो ज्यादा एसिडिक होंगे. किससे? जब OH नॉन एरोमेटिक पार्ट के साथ लगाओ, एलिफेटिक पार्ट के साथ लगाओ. तो इससे कम एसिडिटी किसकी होगी, फिनॉल की, और सबसे कम एसिडिटी किसकी होगी, C2H5OH की. ठीक है. अब तुम्हें ये क्या लग रही है, बहुत नॉर्मल सी बात लग रही है. कैसी बात लग रही है, नॉर्मल सी बात. अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, उसके बारे में कुछ बताऊंगा तो ये नॉर्मल बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी. ये पहले लिख लो कि HCl सबसे ज्यादा क्या है, एसिडिक है. उससे कम एसिडिक बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड. उससे कम एसिडिक फिनॉल, और उससे कम एसिडिक इथेनॉल. ठीक है. क्वेश्चन लिखो. Which of the following molecules, which of the following molecules, which of the following molecules will not dissolve in aqueous NaOH? Which of the following molecule will not dissolve in aqueous NaOH? क्या ये क्वेश्चन तुमने कभी देखा है? देखा है किसी ने ये क्वेश्चन? कहां देखा है, किस साल? इसी साल. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. 6 कंपाउंड्स दिए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन एक्वस NaOH में डिसॉल्व होगा और कौन एक्वस NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा. अब पूरी केमिस्ट्री में कहीं सॉल्युबिलिटी अलग से तो चैप्टर है नहीं डिसॉल्व होने वाला कि अपन एक्वस NaOH की सॉल्युबिलिटी देखते रहें किसमें है और किसमें नहीं है. ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रोलिटिक कंसेप्ट से भी तुम कर सकते हो, GOC से भी कर सकते हो, फिजिकल में सॉल्यूशन चैप्टर जो है उसमें से भी कर सकते हो. एक बार कंसेप्ट आ रहा है तो तुम वो क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हो. अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगता है वो लिखो कि ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैन रिएक्ट और गेट डिसॉल्व्ड. Only strong acids can react or get dissolved in strong bases. Only strong acids will react or get dissolved in strong bases. Strong base, aqueous NaOH कौन है, NaOH कौन है, strong base है. उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन डिसॉल्व होगा, जो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड. अब ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, लिख लो चारों ऑप्शन. HCl, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, इथेनॉल. क्वेश्चन में ऑप्शंस कुछ और आए थे लेकिन कंसेप्ट यही है. तुम अब जाके क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें 1 मिनट में बनेगा. 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन था वो. ऑप्शंस आर HCl, COOH, फिनॉल, इथेनॉल. बेंजोइक एसिड, फिनॉल, इथेनॉल. HCl NaOH में डिसॉल्व होगा, 100% होगा क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट ही करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी. बेंजोइक एसिड के पास क्या है, COOH है. तो ये भी ऑर्गेनिक में सबसे अच्छा क्या माना जाएगा, एसिड. इन दोनों में कंपेयर करें तो ये स्ट्रॉन्गर है, इन दोनों में कंपेयर करें तो ये वीक है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक में सबसे क्या होगा,
स्ट्रांग, तो ये भी हम कहेंगे कि NaOH से डिसॉल्व होगा NaOH में। उसके बाद फिनॉल है तो वो भी डिसॉल्व होगा, लेकिन इथेनॉल के पास OH ग्रुप है, इथेनॉल के पास OH ग्रुप है और H2SO4 के पास भी क्या है, OH ग्रुप है। H2SO4 में भी H किससे जुड़ा हुआ है, O से। C2H5OH में भी H किससे अटैच्ड है, O से। लेकिन क्या ये H निकल पाता है, नहीं निकल पाता। इसकी कोवेलेंसी ज्यादा होने के कारण इथेनॉल का H प्लस या H पार्शियल पॉजिटिव के फॉर्म में तो रहता है, लेकिन वाटर में डालने पर वो किस फॉर्म में नहीं निकल पाता, क्योंकि वो वीक क्या है, एसिड है। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कभी डिसॉल्व नहीं होगा। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन है, C2H5OH। ये डिसॉल्व हो जाएगा, फिनॉल डिसॉल्व हो जाएगा, बेंजोइक एसिड डिसॉल्व हो जाएगा, HCl तो 100% देखते ही डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन इनके अलावा कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे दें जिसमें क्या हो, OH ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो फिनॉल और उसके एसिड डिसॉल्व, फिनॉल और उसके डेरिवेटिव्स डिसॉल्व हो सकते हैं, बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव डिसॉल्व हो सकते हैं। मैं बेंजोइक एसिड में यहां पे NO2 लगा देता हूं, यहां पे CH3 लगा देता हूं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। कंसेप्ट तो मुझे यह बता रहा है कि साहब कौन सा ग्रुप होना चाहिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, COOH, तब वो स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। किसमें, ऑर्गेनिक में। और इसमें भी अगर इनऑर्गेनिक से कंपेयर करना है तो फिर स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा। तो अब आपसे यही पूछ लें कि इनको इलेक्ट्रोलिटिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं, तो सबसे कम इलेक्ट्रोलिटिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, C2H5OH की, उससे ज्यादा फिनॉल की, उससे ज्यादा बेंजोइक एसिड की, और सबसे ज्यादा HCl की। क्योंकि आपकी एसिडिटी बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रोलिटिक नेचर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बेस में उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बस यही क्वेश्चन आया था, उसी में जनता बोल रही है टफ पेपर है, तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, और स्ट्रॉन्ग बेसेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पहला कंसेप्ट हमने क्या लिखा कि इनऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो हमेशा ऑर्गेनिक से स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ऑर्गेनिक में भी कौन स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सबसे पहले तो जिनके पास COOH है, फिर कौन रहेंगे, OH। लेकिन उस OH में अगर क्या लगाओ, एरोमेटिक पार्ट, तो वो क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। लेकिन अगर उसी की जगह क्या लगाओ, एलिफेटिक पार्ट, तो वो फिर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो ऑर्गेनिक की बात हो गई। अब इनऑर्गेनिक एसिड्स लिखो, इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स में सबसे पहले अपन लिखेंगे हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स में मैं लेता हूं HF, HCl, HBr, HI। कंसेप्ट हाइड्रा एसिड्स में लिख लें कि टॉप टू बॉटम एसिडिटी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम एसिडिटी इंक्रीजेस। हाइड्रा एसिड्स में टॉप टू बॉटम हमेशा क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम हमेशा एसिडिटी इंक्रीज होगी। एसिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोलिटिक नेचर भी इंक्रीज होगा। इन चारों में तुमसे कोई पूछे कि एक्वस सोल्यूशन में सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन है, लेकिन एक्वस सोल्यूशन वर्ड मेंशन होना चाहिए। एक्वस सोल्यूशन में सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन है, तो हमारे पास आंसर क्या है, HI। ये कौन से ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, 7th के। मैं 6th के ले लेता हूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिल्यूरियम। ये क्या बनाएगा, H2O, ये क्या बनाएगा, H2S, ये क्या बनाएगा, H2SE, और ये क्या बनाएगा, H2T। इसमें कोई पूछे कि सबसे एसिडिक कौन है, तो आंसर क्या है, H2T। क्योंकि कंसेप्ट क्या है कि टॉप टू बॉटम हाइड्रा एसिड्स की एसिडिटी हमेशा क्या होनी है, इंक्रीज होनी है। तो किसी भी ग्रुप का हाइड्रा एसिड हो, टॉप टू बॉटम एसिडिटी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल लिख लो, सिर्फ 7th ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक नेचर या सॉल्युबिलिटी इन वाटर या डिसोसिएशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, HI में। या एसिडिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी, HI में। 6th ग्रुप में सबसे ज्यादा एसिडिटी किसमें होगी, H2TE में। किसी भी ग्रुप की हाइड्राइड हो तो दिमाग मत लगा, तू लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। हाँ, उसके बाद सेकंड ऑक्सी एसिड्स।
ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड, क्या HClO4 एक ऑक्सी एसिड है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ये हो गया OH, ये हो गया O, ये हो गया O, ये हो गया O। HClO4 का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें H क्या सेंट्रल एटम से जुड़ा है? नहीं, किससे जुड़ा है? O से। तो ये कैसा एसिड कहलाने लगा? ऑक्सी एसिड। HClO4 7th ग्रुप की बात करें, HClO4 के नीचे क्या? HbRO4, HbRO4 के नीचे क्या? HiO4। कंसेप्ट लिखो, टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रा एसिड में ट्रेंड ऑपोजिट था, ऑक्सी एसिड में ट्रेंड ऑपोजिट है, याद रखें। ऑक्सी एसिड्स का ट्रेंड ऑपोजिट है किससे? हाइड्रा एसिड से। हाइड्रा एसिड्स में टॉप टू बॉटम एसिडिटी इंक्रीज होती है, ऑक्सी एसिड्स में टॉप टू बॉटम एसिडिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, इसलिए अगर हम लेते हैं सपोज 5th ग्रुप, उसमें लेते हैं सपोज HNO3 और उसके बाद लेते हैं H3PO4, तो ये क्या ऑक्सी एसिड है कि HN से जुड़ा है? नहीं जुड़ा होगा ना। HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा होगा। तो H किससे अटैच्ड है? O से। ऑक्सी एसिड है। 5th ग्रुप में ऊपर नाइट्रोजन रहता है, नीचे कौन रहता है? फास्फोरस। कंसेप्ट क्या है? ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है क्या? टॉप टू बॉटम। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? HNO3। इन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? HClO4। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो भी यही आंसर। कोई पूछे इलेक्ट्रोलिटिक नेचर ज्यादा किसका है, तो भी यही आंसर। इन चारों में इलेक्ट्रोलिटिक सबसे ज्यादा कौन होगा? जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जो ग्रुप में सबसे ऊपर होगा। बात आ गई समझ में? तो टॉप टू बॉटम एसिडिटी हमेशा ऑक्सी एसिड्स की क्या होती है? डिक्रीज होती है। उसके बाद ऑक्सी एसिड्स में ही हम बात करेंगे किसकी? लेफ्ट टू राइट की। फास्फोरस के साइड में कौन होता है? सल्फर। तो ये ऑक्सी एसिड क्या बनाता है? H3PO4। और ये ऑक्सी एसिड क्या बनाता है? H2SO4। H2SO4 और H3PO4 में स्ट्रॉन्गर कौन है? कैसे मालूम? ऑक्सी एसिड्स को कंपेयर कर सकते हो। सबसे पहले मार्जिन के ऊपर स्टार बनाओ और लिखो HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। HClO4 is the strongest acid known। तो पहली बात जो हमारे दिमाग में बैठा होता है जनरली